हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। इस्लामाबाद की सियासी हवाओं में सरगोशियां हो रही हैं। क्या सराहियां की जा रही हैं कि हुकूमती टीम के कुछ बड़े सियासी नाम जो हैं वो उड़ान भरने के लिए पर तोल रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से वफाकी दारुल हुकूमत के सियासी हलकों में वफाकी वज़ीर आवाबाजी गुलाम सरवर खान का नाम लिया जा रहा है कि वो उखड़े उखड़े से दिख रहे हैं, शायद अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं। कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं और लेकिन गुलाम सरवर खान साहब अगर नाराज़ हैं भी तो वो किस बात पर नाराज़ हैं हुकूमत से, ये ताल वाज़ेह नहीं है। लेकिन ताने बाने उनके सियासी हरीफ चौधरी निसार के सियासी मुस्तकबिल से जोड़े जा रहे हैं। ये बात अब तकरीबन रोज़े रोशन की तरह आया है कि कभी नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा समझे जाने वाले चौधरी निसार की नून लीग में वापसी का दरवाज़ा तकरीबन बंद हो चुका है और वो अपनी अगली सियासी मंजिल का तयन करने वाले हैं। चौधरी निसार की इमरान खान से दोस्ती भी किसी से ढकी छुपी नहीं और इस बात का कभी इम्कान है कि उनका अगला पड़ाव तहरीक हो सकता है और इस इम्कान को तकवीत चौधरी निसार के एक हालिया इंटरव्यू से मिली। अब अगर चौधरी निसार पीटीआई में शामिल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में गुलाम सरवर खान क्या फिर भी पीटीआई का हिस्सा ही रहेंगे? 1985 से 85 के बाद एक दूसरे के हरीफ रहने वाले, एक ही हल्के और सीट पर मुकाबला करने वाले दो अफराद एक पार्टी में कैसे रह सकेंगे? ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं, अभी फ़िलहाल तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। एक खबर ये भी गर्दिश में है कि गुलाम सरवर खान की नून लीग में आमद से मुतालिक भी मामला तय पा चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी इस मामले में खबर ये थी कि राब्ता कारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी एतमाद में लिया जा चुका है। इन खबरों में कितनी हकीकत है, इसका बेहतर जवाब खुद तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा गुलाम सरवर खान ही दे सकते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आगे चलकर हमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी ज्वाइन करेंगे। उनके सामने भी ये सवाल रखेंगे कि आप कितनी बार मिले और कब शामिल करवा रहे हैं गुलाम सरवर खान को नून लीग में। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी अफवाहें चल रही हैं, खबरें उड़ रही हैं कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ने का उसूली फैसला जो है वो कर चुके हैं और नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं। आप आदिल क्या समझते हैं, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? मुझे शायद पता हो सच्चाई है नहीं है खान साहब, लेकिन जितनी भी खबरें थी उसमें आपका मौकिफ नहीं था, इसीलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखा कि कितनी सदाकत है इन खबरों में और इन अफवाहों में। इन खबरों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ना है और मुझे अफसोस होता है कि इसे ही जर्द सहाफत कहते हैं और इसी के लिए एक नई मीडिया के रिलेटेड अथॉरिटी भी बन रही है, उसकी लेजिस्लेशन भी हो रही है जिस पे काफ़ी सारे लोगों को एतराज़ है। और मुझे इस बात का भी ज़्यादा अफसोस है कि बड़े सीनियर सहाफ़ी अपने चैनल्स पे इस पे बात कर रहे हैं। एक सीनियर सहाफ़ी का मैंने खुद तबसरा सुना कि मैं और अलीम खान जहांगीर खान ग्रुप में जा रहे हैं। मुझे सुन के अफसोस हुआ कि कितना सीनियर सहाफ़ी और इस तरह की बेबुनियाद बात पे तबसरा कर रहा है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है जी कि बिल्कुल मैं ये बड़े एतमाद के साथ बात करके बता रहा हूँ कि ये दोनों जहांगीर खान ग्रुप में जा रहे हैं और जहांगीर खान ग्रुप आगे जिसके साथ लाए बनेगा उसके साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखें, मैं 2012 में तहरीक इंसाफ में आया हूँ और मुश्किल वक्त में आया हूँ। 2013 का इलेक्शन भी मैं मुश्किल वक्त में लड़ा हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सीट्स 2013 में भी जीता हूँ। फिर मैंने पार्टी की बुनियाद रखी गिलगित बल्तिस्तान में जाकर, गिलगित में आप काफ़ी जो रिमोट एरिया जहाँ कोई, मैं सुस्त तक गया, मैं खपलू तक गया, मैं गांचे तक गया। तो मैंने जीबी में पार्टी की बुनियाद रखी, मैंने AJK में पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया, मैंने नॉर्थ पंजाब में पार्टी का ओहदा मेरे पास था, मैं सदर था और मैंने पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया और पार्टी को तैयार किया 2018 के इलेक्शन के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2018 के इलेक्शन पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ बारी अक्सरियत से जीती और इसी तरह वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनी, 2 सूबों में डायरेक्टली हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनी। बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है और आज गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत बन चुकी है। PTI की हर जगह नुमाइंदगी मौजूद है। तो मेरा
बहुत ज़्यादा मैंने तो पार्टी के मुश्किल वक्त में साथ दिया, और अब इतने अच्छे वक्त में छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और बाकी जिन खबरों का हवाला दिया जा रहा है, देखें ना उस शख्स के बारे में कि वो तो 2017 में भी खबरें थी कि वो आ रहा है, जी वो नहीं आया। 17 में ये भी खबरें थी कि वो आ रहा है और बहुत सारे मुस्लिम लीगर्स को साथ ला रहा है, वो नहीं आया। फिर उसके बाद वो बुरे तरीके से 4 सीटें हमसे आ रहा, प्रोविंशियल सीट्स भी आ रहा, नेशनल असम्बली की सीट भी 2 सीटें आ रहा हमसे। तो फिर यही मीडिया खबरें लगाता रहा जी कि वो वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं। कितना बड़ा झूठ यही मीडिया बोलता रहा। मुझे तो ये अफसोस है कि इस हवाले से खबरें जी कि वो वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, और अब मीडिया पे ये तबसरे हो रहे हैं जी कि वो प्रोविंस में उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी होंगे पार्टी के, और अभी तक पार्टी में आए नहीं तो पहले ही उन्हें प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी बना दिया गया और चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया। और वो अभी पार्टी में आए नहीं तो मुझे मुस्लिम लीग में भिजवा दिया, कोई मुझे मुस्लिम लीग में भिजवा देता है, कोई मुझे पीपल्स पार्टी में भिजवा देता है, कोई मुझे जंगीर खान ग्रुप में भिजवा देता है। तो हकीकत का इनके साथ कोई इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं कंडेम करता हूँ इस सोच को भी। अच्छा खान साहब, बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, लेकिन सार साहब का आपने तस्करा किया, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया हाल ही में, उन्होंने विलिंगनेस शो की है कि वो जा सकते हैं तहरीक इंसाफ में। अब अगर वो शामिल हो जाते हैं और इस वजह से शायद वो खबरें आप जिनकी तरदीद कर रहे हैं सामने अगर आ जाती हैं, अगर वो वाकई शामिल हो जाते हैं, तो चूंकि अब 25-30 सालों से सियासी हरीफ हैं, बड़ा मुश्किल से आप दोनों का गुजारा होगा तहरीक इंसाफ में। देखें जी, मैं तो 35 सालों से इस दाश्त में हूँ, और 85 से मैंने मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुआ, और उस वक्त की अपोजिशन में मैं बैठा, डिप्टी अपोजिशन लीडर था 85 की प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में, और अपोजिशन लीडर थे मखदूम हसन महमूद। तो मौसूफ ने तो सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग में गुजारी, लेकिन मुस्लिम जो भी वो थे मुस्लिम लीग की वजह से थे, मियाँ साहिबान की वजह से थे। वो अगर मियाँ साहिबान के नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता कि वो सोच रहे हैं, आ रहे हैं, आ जाएंगे, नहीं आएंगे। मैं तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि ना वो आ रहे हैं और ना मैं कहीं जा रहा हूँ। ना वो आ रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं। खान साहब, आपसे ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू नाज़रीन जारी रखेंगे। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गुलाम सरवर खान से पूछेंगे एक दफ़ा फिर कि अगर वो शामिल हो गए तो गुलाम सरवर खान साहब किस पार्टी में जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। खान साहब, फ़िलहाल तो चौधरी निसार शामिल नहीं हुए, अफवाहें ही हैं, लेकिन अगर वो शामिल हो जाते हैं तो आपके हल्के की आवाम फिर आप पर दबाव डालेगी कि आप एक ही पार्टी में कैसे रह सकते हैं। फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी की सूरत में हैं। अवाम का दबाव तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए जी, अवाम का यकीनन दबाव होता है, लेकिन लीडर वो होता है कि जो अवाम को सही सूरत हाल से आगाह रखे और उन्हें प्रॉपरली गाइड करे। तो हम वक्त के मुताबिक दोस्तों को एतमाद में भी लेंगे, दोस्तों को राय रास्त पे लाने की कोशिश भी करेंगे, और दोस्तों को समझाने की भी कोशिश करेंगे। और अभी ऐसी कोई बात है भी नहीं, और निसार से भी मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, सियासी दुश्मनी है। तो ऐसी कोई चीज़ अब मैं कहूँ कि वो अगर जन्नत में जाएगा तो मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। ठीक। खान साहब, वज़ीर आज़म से, इमरान खान साहब से इस हवाले से क्या कोई बात हुई है कि निसार शाम या कोई और सीनियर पार्टी की लीडरशिप में क्या ये बातचीत चली है? किसी से आपकी बात हुई है कि चौधरी निसार शामिल हो रहे हैं? किसी हवाले से ना प्राइम मिनिस्टर, ना पार्टी की और सीनियर लीडरशिप, ना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, और उसकी एक्सेप्टेंस भी तरीके इंसाफ में मुश्किल होगी। तो किसी लेवल पे किसी डिस्कशन में भी ये चीज़ नहीं है। अच्छा, तो वो तो खुद इस किस्म की खबरों में आके थोड़ी सी अपनी इम्पोर्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक। खान साहब, पीटीआई का एक बड़ा चैलेंज वो महंगाई है। चौथा साल आपकी गवर्नमेंट का शुरू हो चुका है, 2023 में इंतखाबात होने हैं, लेकिन लग रहा नहीं है कि महंगाई पर आप लोग काबू पा सकेंगे। जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है,
इस रीजन में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सस्ता मुल्क है। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में पेट्रोल 250 रुपए लीटर है। आज बरतानिया में पेट्रोल 300 रुपए लीटर है। 400 गुना उनकी गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज $80 पर बैरल तेल की बैनुल अक़वामी कीमत हो गई है। तो सारी दुनिया, अगर तेल की कीमत ज़्यादा है, गैस की कीमत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, फिर गुड्स महंगी होंगी, हर चीज़ की महंगाई होगी, लेकिन हुकूमत इस महंगाई पे भी कंट्रोल करने की कोशिश अच्छा, आगे कर का रही है। जो सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ काफ़ी मुतहरिक हैं और वो अगर इसी तरह नून लीग को इलेक्शन में आगे लेकर जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि टफ टाइम देगी तहरीक इंसाफ को आने वाले इंतखाबात में नून लीग? मुझे तो मुस्लिम लीग का शराजा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरह खुल के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, हमजा और कहता है, मरियम बीबी और कहती हैं, शहबाज का बयानिया और है, नवाज़ का बयानिया और है, पार्टी उनकी लोअर लेवल तक तकसीम हो चुकी है, आपस में दस्तु गिरबान है। तो जो पार्टी के अंदर तकसीम हो, वो पार्टी किस तरह किसी पार्टी को टफ टाइम दे सकती है? तो तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सरबराही में इस मुल्क की खिदमत कर रही है, अवाम की खिदमत कर रही है, और अपनी खिदमात के बल बोते इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन में भी जाएंगे, और इंशाअल्लाह इलेक्शन 2023 का भी इसी बार ही अक्सरियत रहेंगे। खान साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो वही अब कहा यह जा रहा है कि शायद जॉइंट सेशन बुलाकर वहां पर बिल पास कर दिए। क्या वजह है कि कंसेंसस से ओपोजिशन के साथ मिलकर यह फैसला नहीं हो सकता? दुनिया का एक क्रेडिबल सिस्टम है ईवीएम सिस्टम। हमारे हमसाये में हिंदुस्तान में ये सिस्टम मौजूद है और कभी किसी ने इतराज़ नहीं किया, और इसी ईवीएम सिस्टम को इसी तरह की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी मुस्लिम लीग की हुकूमत में भी बनी, और उस कमेटी में हमने पार्टिसिपेट किया। उस वक्त हम अपोजिशन में थे, 2015-16 2017 हम अपोजिशन में थे, तो अपोजिशन में हमारी पार्टिसिपेशन भी थी। और उस वक्त जो इलेक्शन एक्ट बना उसमें भी सारी पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये कंसेंसस के साथ ये एक्ट आया कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए होंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी राइट ऑफ वोट दिया जाएगा। और आज अपोजिशन उससे क्यों भागती है कि कल यही अपोजिशन, मुस्लिम लीग की अपोजिशन जिसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, तो कल इन्होंने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई जिसमें मुस्लिम लीग भी और तहरीक इंसाफ भी, पीपल्स पार्टी भी, सारी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, और मुत्तफ़िक़ा तौर पे इन दोनों चीज़ों पे इत्तफाक किया गया। तो आज क्या वजह है कि आज वो सिर्फ मैं ना मानूं वाली बात, और वो समझते हैं कि उन्होंने सारे इलेक्शन भी प्लान रिगिंग के साथ इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर ये क्रेडिबल सिस्टम आ गया तो फिर हमारे लिए इलेक्शन में आगे आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो ना मानू वाली सियासत कर रहे हैं। और आज अफसोस होता है कि उन्होंने जब ये एक मोशन आई जॉइंट सेशन के लिए तो उसे अपोज भी किया ईवीएम सिस्टम को, और जो मुस्लिम लीग का पार्लिमानी लीडर थे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा जी कि हम आज से ही 2 साल पहले ही इसका बाइकाट करते हैं और अदम एतमाद का इज़हार करते हैं, जो कि एक जमहूरी सोच नहीं, मुस्बत सोच नहीं। अपोजिशन को एक मुस्बत सोच और जमहूरी सोच का मुजाहरा करना चाहिए। गुलाम सरवर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ा कैटेगोरिकली वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने ये डिनाई कर दिया कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं, और ये उनका पहला बाकायदा इंटरव्यू था जिसमें उनका वर्जन पहली दफ़ा में सामने आया। तो वक्त भी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू का आगाज़ इसी से करेंगे, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी मुलाकात हुई है गुलाम सरवर खान से और वो रास्ता हमवार कर रहे हैं गुलाम सरवर खान को नून लीग में शामिल करने का, और उनसे बाकी मामलात पर भी गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई, और जो उनकी ख़बरें उन्होंने आपने ख़ुद सुन लिया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो तहरीक इंसाफ छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, और नून लीग के साथ उनके इस बारे में बिल्कुल कुछ ना राब्ते हुए ना वहाँ पर जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे।
नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, पहले तो ये बताइएगा कि सरवर खान से आपकी सुना मुलाकात हुई और आप जो हैं मरियम और नवाज शरीफ से भी बात कर चुके हैं और आप उनको नून लीग में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने तो इनकार कर दिया, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात आज तक हुई नहीं। मुझसे कल भी किसी ने पूछा, मैं लाहौर में था, तो मैंने कहा सरवर खान साहब से मेरे वालिद उनके उस वक्त MNA थे और ये MPA थे टेक्सला से। उस वक़्त से हमारी उनसे एक, मैं उसको दोस्ती समझता हूँ, एक इज़्ज़त का रिश्ता है और वो सियासत से अलहदा है। सियासत में कभी भी हम एक जमात में नहीं हुए, आज भी एक जमात में नहीं है। तो उन्होंने हमेशा जब फैसले किए तो अपने फैसले किए हैं, वो किसी के कहने पर इधर से उधर नहीं जाते। लेकिन ऐसी कोई बात, कोई राब्ता, कोई ताल्लुक, और मेरा ख्याल है कि मेरी उनसे मुलाकात हुए शायद 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। अच्छा जी। और असेंबली में मुलाकात होती रहती है? 6 महीने नहीं, यहाँ वहाँ भी कम होती है। अच्छा, आमने सामने की हो जाए तो कॉरिडोर में तो होता है, ठीक, लेकिन वैसे मुलाकात तकरीबन 6 महीने पहले उनसे। लेकिन अगर तो बात आगे कहीं जाती है और वो आना चाहें नून लीग में, खुद से शामिल होना चाहें, तो कोई इशू तो नहीं होता? इसका इजहार वो करेंगे, फिर जमात देखेगी उसके क्या हालात हैं। ठीक है। जमात हमेशा देखती है कि कौन सी शख्सियत उनके लिए मौजू है, उनकी जमात के लिए, उनकी जमात के साथ चल सकती है, फिर मुकामी हालात सियासत के क्या हैं। क्योंकि इस हल्के में पहले चौधरी निसार साहब थे PMLN की तरफ से, अब वो नहीं है, तो दीगर वहाँ पे हमारे जो सियासी कायदीन है मौजूद हैं। और अभी जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ है उसमें एक बड़ी वाज़ेह कामयाबी PMLN ने हासिल की है वहाँ से। ठीक, वहाँ के कैंट इलेक्शन से। जी, अच्छा, दोनों कैंट। ठीक। अच्छा भाई साहब, जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने की बात हो रही है फ्राइडे को, और उसमें कोई बिल्स वगैरह जो हैं वो मंजूर होंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला बिल था वो, चूंकि हम वादा कर चुके हैं, पार्लिमानी कमेटी बन चुकी है और उसी में वो EVM वाला मामला डिस्कस होगा, तो हम बिल्कुल बिल्डोज करके सारी चीज़ें और हम उसको जॉइंट सेशन में पास नहीं करवा रहे। इसी तरह देखिए, मैं ये बदनसीबी है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसके वज़रा बात करते हैं, फ्लोर पर बात करते हैं, प्रेस से बात करते हैं, और जो बाद में बिल्कुल गलत साबित होती है। जो कवानीन है वो ये हैं कि जब आप एक बिल जॉइंट सिटिंग में भेज दें, उसको कौमी असम्बली कंसिडर नहीं कर सकती। अच्छा, इसलिए ये बिल क्यों भेजे गए जॉइंट सिटिंग मुझे समझ नहीं आती। अगर ये वाकई फैसला हुआ था कि जो 2014 में इलेक्टोरल रिफॉर्म इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी बनी थी, उसी तर्ज की कमेटी अब जिसमें पार्लियामेंट की हर जमात शामिल होगी और जिसमें हुकूमत की अक्सरियत नहीं होगी, और वो कमेटी मुत्तफ़िका तौर पर कंसेंसस से इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म हो, रिफॉर्म जिसको भी चाहिए, जो जमात रिफॉर्म लेकर आए उसके अंदर वो सब कंसिडर होंगे और एक पैकेज रिफॉर्म्स का मुत्तफ़िका राय से सही मंजूर होगा। ये तरीकाकार है। इस पर स्पीकर साहब से अपोजिशन के एग्रीमेंट हुआ। अब क्या हुकूमत उस पर कायम रहती है नहीं रहती है वक्त बताएगा। जी, लेकिन अब भाई साहब एक बुनियादी सवाल ये है कि देखिए, इससे पहले 18 के इंतखाबात RTS पे हुए, अब ये EVM लाना चाह रहे हैं। अब RTS पे भी बड़े वैलिड एतराज़ात रहे हैं अपोजिशन के और EVM पर भी हैं, तो फिर कुछ आप ऐसा सजेस्ट कर दें, मतलब क्या ऐसा किया जाए कि जिसमें ये धांधली वगैरह, एटलीस्ट ये जो टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों की बात है, ये चीज़ तो कम से कम ख़त्म हो जाए। टेक्नोलॉजी धांधली को नहीं रोक सकती। अच्छा, धांधली को सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है, उसका नाम है आइन। जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो धांधली रुक जाएगी। ठीक, आप EVM ले आए, धांधली और आसान हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक धांधली होगी। ठीक, पहले तो हमें कोई डब्बे भरने पड़ते थे, RTS रोक कर उसके अंदर बैलेट्स को चेंज करना पड़ता था, वो थोड़ा मुश्किल काम था। अब तो EVM लेकर जा रहे होंगे, 10 मिनट एक तरफ रखेंगे और मशीन तब्दील हो जाएगी। ठीक, तो ये बात होने वाली नहीं है। लेकिन हम हर बात पे इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत से होने हैं। सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म है कि किस तरह आप इस मुल्क में धांधली रोकेंगे, इलेक्शन की चोरी रोकेंगे। क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है और ये आज हर शख्स समझता है कि अगर हम अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, हम इलेक्शन की चोरी नहीं रोकेंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये चीज़ें अब लाज़िम मलज़ूम हो गई। राइट। अच्छा, ये बताइएगा, नून लीग की अगर बात करें तो वो मज़ामत और मफामत जो हम रोज़ाना हेडलाइनें बनाते रहते हैं,
वो सुना है आपस में इतिहाद मुफाहमत हो गई है। मुफाहमत हो गई है। मजामत और मफाहमत की मफाहमत होने वाली भाई ये आप का कारोबार भी चलता है टॉक शोज में, तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। बात आइन की है, आप आइन के रास्ते को मुज़ाहमत समझें तो मुज़ाहमत है, ठीक, आप उसको मुफाहमत समझें तो मुफाहमत है। हमने हलफ लिया आइन के दिफा का, सही, हमने दिफा करना है। मतलब स्ट्रेटेजी का फर्क हो सकता है ना, लाए अमल का फर्क तो है, वो तो एक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो लाए अमल है, वो पार्टी के सदर हैं, लीडर ऑफ द पोजीशन है, ही इज द वे फॉरवर्ड के पार्टी को आगे लेके जाएं 2023 के इंतखाबात में? जी बिल्कुल, पार्टी ने आगे जाना है 2023 के, लेकिन आइन के अंदर रहकर, आइन से बाहर जाकर अगर आप कोई बात करेंगे या आप कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो नाकामी का रास्ता है। तो शहबाज साहब आइन से बाहर कैसे जाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ, तो इसलिए कोई फर्क नहीं, एक ही बयानिया है शहबाज साहब का भी, आइन का बयानिया है। अच्छा, मियाँ साहब के बारे में आज मरीम नवाज ने भी कहा कि वो उन्हें वापस आना देखना चाहती हैं बाय दिसंबर या बिफोर दिसंबर, और कुछ और भी ऐसे लंदन से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद मियाँ साहब जो हैं वो ही इज़ कंसिडरिंग टू गेट बैक। देखिए, ये फैसला मियाँ साहब का, उनके डॉक्टर्स का है, ये मैं और आप नहीं कर सकते। मियाँ साहब जब भी इलाज के लिए गए थे, इलाज कराकर वापस आ जाएंगे। ये बड़ी, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, बड़ी सिंपल स्ट्रेट बात है। ठीक, और भाई साहब चलें, ये तो खैर उनका फैसला है, और वो बीमार भी थे और अभी भी उनकी वहाँ पे इलाज वगैरह चल रहा है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर क्या आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने से पार्टी के मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर भी हो जाएंगे, और ज़रूरी है अगर वो यहाँ पे हों तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हो यकीनन उनकी मौजूदगी हो, उससे ज़्यादा तकवीत पार्टी को मिलती है, लेकिन वो मौजूदगी उनकी सेहत की कीमत पर नहीं हो सकती। ठीक, सेहत पहले है और उसके बाद सियासत है। ठीक, और आपकी जो मज़ामत और मफामत की मफामत है वो अब मजबूत होते देखेंगे आप? जी, मुज़ाहमत समझ लें, जो आप जो मर्जी समझ लें, हम आपके साथ हैं, हम तो आइन की बात करते हैं। शायद खकाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का। जिद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जॉइंट सेशन की बातें हो रही हैं कि फ्राइडे को मंगवा लिया गया है और उसमें शायद कुछ कवानीन पास किए जाएंगे, बिल्स पास किए जाएंगे। उस पर अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर हैं पार्लिमानी अफेयर्स के, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरें ये थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने अली मोहम्मद खान और बाबर अवान पर मुश्तमिल एक कमेटी को अपोजिशन से बात करने का टास्क दिया था। हुकूमती वजीर भी बार बार ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन दोनों को इस मामले में जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लेकिन आज एक और फैसला हो चुका है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले पर। हुकूमत अब लग रहा ये है कि मजीद लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह फैसला हुआ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और कानून साजी करके इन रिफॉर्म्स को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली में भी जो मोशन पेश हुई उसके मुताबिक जुम्मे को जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ बिल्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल भी उसमें मंजूर करवाया जाएगा। तो अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी अफेयर्स के वजीर मुमलिकत हैं, इस वक्त मौजूद हैं। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि एक तरफ कमेटी बन गई, दूसरी तरफ जो है अब ओपोजिशन ये कह रही है कि सारी मफामत को आपने बिल्डोज करके जॉइंट सेशन बुला लिया है और हम तो उसको नहीं मानेंगे, आप लेकिन मुसिर हैं उस पर, आप मंजूर करवा लेंगे जुम्मे को। और अगर वो मंजूर हो भी गया तो ओपोजिशन उसको जारी बात अगर मानेगी नहीं तो फिर कंट्रोवर्शियल ही रहेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। बहुत शुक्रिया। हाँ, देखें, मामलात हमेशा गुफ्तगू और डिस्कशन से और नेगोशिएशन से ही हल होते हैं, और जो नीयत है वो हमारी वो पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करने की है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ठीक हो। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस पे बड़े क्लियर हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक देना जो है वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है इलेक्शन के हवाले से। बाकी जो आज कुछ मोशन मूव हुए उसकी रीज़न ये है कि 90 डेज़ के अंदर आपने वो मोशंस मूव करनी होती हैं। यू हैव टू सेंड देम टू जॉइंट सेशन।
जॉइंट सेशन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये उसका इलेक्टोरल लॉज और ओवरसीज़ वोटिंग के नहीं है, और भी कुछ लॉज आपने आज देखे होंगे, काफ़ी सारे और लॉज हैं जिन्होंने वहाँ जाना है जो सेनेट से पास नहीं हो सके। उसमें लॉ मिनिस्ट्री के हैं, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री के हैं, और उसमें उसके हैं काफ़ी सारे, और फेडरल एजुकेशन के हैं, शफकत महमूद साहब की मिनिस्ट्री के। तो ये जो EVM है और ओवरसीज़, इसके बारे में सच्ची बात है मैं इस वक्त आपको कंफर्म नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो उधर नहीं होगा। बाकी के लॉज वहाँ जाने हैं क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इनके साथ जो हमारी कमिटमेंट है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जिसमें अपोजिशन को एंगेज किया जाएगा। आज हमने उनको बताने की भी कोशिश की कि बेसिकली एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है, क्योंकि जो लॉज आपके यहाँ से अगर जाते हैं सेनेट में और वहाँ से पास नहीं होते या वहाँ ओरिजिनेट हो और कौमी असम्बली से पास ना हो, तो विदिन 90 डेज़ आपको उनको जॉइंट सेशन में भेजना होता है। वो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, वो आज पूरी की गई। जो हम उनके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं, ताकि उनको हम इस बात पे लेके आएँ कि आप अपनी तजावीज़ दें कि EVM को अगर आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता गैर महफूज है तो किस लिहाज से गैर महफूज है, उन चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं, उस पर वर्क कर लेते हैं। काफ़ी सारा टाइम है। कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन आपके जवाब से ये क्या दुरुस्त समझ पा रहा हूँ कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला बिल है वो नहीं मंजूर हो रहा जुम्मे को, और उसके लिए जो कमेटी बनी है पार्लिमानी, वो अपोजिशन की मशावरत से ही बात आगे बढ़ेगी? जी, मैं अभी जो है कौमी असम्बली का इजलास अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है और वहाँ अभी जुमे तक मौखर हुआ है, और कोई अभी इस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं है कि, क्योंकि जो कमिटमेंट है अपोजिशन से इंशाल्लाह वो पूरी होगी, पूरी होनी भी चाहिए। लेकिन बाकी के जो लॉज हैं वो तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और EVM और इससे मुतालिक नहीं है, वो तो रूटीन के लॉज हैं जिसमें अपोजिशन को एतराज़ होगा, उन्होंने नहीं सपोर्ट किया होगा, तो वो तो हमने जॉइंट सेशन में ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी लॉज हैं जो एजुकेशन के मुतालिक हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुतालिक हैं, वो तो उधर से होने चाहिए ना जी। मतलब जो प्रॉमिसेस हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, फिर आप और बाबर अवान साहब की भी एक कमेटी बनी, पार्लिमानी कमेटी में ये सारे मामला तय किए जाएंगे, और आप अभी भी कह रहे हैं कि जो ओपोजिशन से आपने वादा किया मशावरत का वो इस मामले में पूरा होगा, फिर तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। जी इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में मुझे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो जो मीटिंग हमारी पार्लिमानी हुई है और अभी कौमी सेशन ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मेरी कोई बात या किसी मीटिंग में हमारी शिरकत नहीं हुई, क्योंकि अभी हम फारिग हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें EVM या ओवरसीज़ वोटिंग का इशू उसमें आएगा। ज़ाहिर है उस पर जब हमने कमेटी पार्लिमानी बनाई है तो पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन से पहले वो थोड़ा मुझे आउट ऑफ क्वेश्चन लग रहा है। बाकी के जो लॉज हैं वो उधर ज़रूर जाने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और उस पर कोई ये कंट्रोवर्सी भी नहीं है। जो वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के और आई वोटिंग के हवाले से है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से उसमें डिस्कशन होनी है। बाकी के लॉज ने तो मेरे ख्याल में जो है वो तो लेट्स मुझे अपना जो भी रिक्वायरमेंट है काइनी वो पूरी हो जाए। ठीक है, जाते ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो मामलात थे उनके भी अपने एतराज़ात थे, तो पार्लिमानी कमेटी तो अपनी एक जगह, इलेक्शन कमीशन के साथ किस तरह मुशावरत करके इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? देखें, इलेक्शन कमीशन हमारा ही इलेक्शन कमीशन है, किसी और मुल्क का नहीं है, और उनसे अगर कोई चीज़ों पे इख्तलाफ है तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो लॉ बनने के बाद फिर वो बाउंड हो गए कि उस पर अमल करें। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें जब डिस्कशन होगी, अपोजिशन अपने नुकात सामने रखेगी, तो होपफुली कोई वे आउट निकलेगा, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो मोहतरम नुमाइंदगान हैं उनको बुला भी सकती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ डिस्कस करके बात भी की जा सकती है। देखें, अगर हमने मसला हल करना है उसके 100 तरीके हैं, और अगर अपोजिशन जो है वो वाकई चाहती है कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है इलेक्शन का ठीक हो, तो EVM जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है, या फिर उससे बेहतर कोई ऑप्शन वो लेके आए कि उससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि पिछला जो सेटअप है उस पर तो 1001 एतराज़ात हैं। तो अगर आप EVM के हक में नहीं है तो पिछला भी सिस्टम जो है वो भी ठीक नहीं है, तो फिर आगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपोजिशन के सामने। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो अपोजिशन सीरियस है कि इलेक्शन वाकई साफ व शफाफ वाकई चाहते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्शन सिस्टम में बेशुमार सुकम है और जाली वोटों का इंदराज हुआ पड़ा है, बहुत से मसले मसाइल हैं, तो मुर्दा लोगों के वोट पोल हो जाते हैं। तो अगर वाकई वो चाहते हैं कि आइंदा धांधली ना हो, तो फिर तो EVM पे उनको सीरियसली हमारे साथ बैठना पड़ेगा।
ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, बिल्कुल क्लियर हेडेड आंसर्स नाज़रीन हमने अली मोहम्मद खान से आप सुन सकते हो, और ओपोजिशन के बारे में भी जो वो बड़े वैलिड सवालात रेज कर रहे हैं उसका ओपोजिशन को जवाब देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम पर आपकी फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।